हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। मैं शुभम भारद्वाज आचार्य एडुकेयर के मंच से आज आपसे साझा करने जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, अर्थात भारत में संवैधानिक विकास। भाई, भारत में संवैधानिक विकास हुआ इसको तो जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी यह है कि संविधान होता क्या है। संविधान एक ऐसी प्रति है जो हमें मदद करता है अपने अधिकारों को जानने में एवं सरकार की सीमाओं को पहचानने में। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट विच हेल्प अस टू नो द लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू नो द राइट ऑफ ओन सेल्फ। भाई, संविधान बनने की जो प्रक्रिया है आप जानते हैं। संविधान बनने की प्रक्रिया ब्रिटिश के आने के पश्चात, ब्रिटिश के उपरांत ही शुरू हुई थी। क्योंकि अगर हम ब्रिटिश कहें तो भारत के अंदर कई सारे विदेशी आक्रमण हुए थे, फॉरेन इन्वेडर्स आए थे। सन 747 में मोहम्मद बिन कासिम आए, उनके पश्चात गजनी आए, उनके पश्चात गौहरी आए और फिर पुर्तगाली। मतलब एक तरफ इस्लामिक इन्वेडर थे और एक तरफ क्रिश्चियनिटी वाले, अर्थात एक तरफ यूरोप वाले। भाई, यूरोप वाले एक्चुअली में यूरोप वाले जो आए थे वो इसलिए आए थे भारत में क्योंकि यूरोप और जो आपका तुर्क के करीब के देश हैं, दोनों के मध्य अलग अलग एक विभाजन हो गया था। विभाजन हुआ था धर्म को लेकर के। धर्म को लेकर के विभाजन हुआ, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। और यूरोप की ज्योग्राफी आप जानते ही हैं, काफी ठंडी ज्योग्राफी है। और जो हमारा सिल्क रूट है, सिल्क रूट के माध्यम से सिल्क भारत के मसाले यूरोप तक पहुंचा करते थे। यूरोप वालों को इसलिए जरूरत थी हमारे मसालों की क्योंकि उनकी ज्योग्राफी ठंडी है, अपने आप को गर्म रखने के लिए उन्हें चाहिए भारत के मसाले। और जब तुर्क अर्थात ऑटोमन साम्राज्य कहें वहां पर युद्ध हो गया तो उन्होंने सिल्क रूट के माध्यम से जाने वाले मसालों को यूरोप वासियों को देने से इनकार कर दिया। और अगर देने के लिए तैयार भी हुए तो काफी उच्च दाम पर। अब यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के देश के मध्य होड़ लग गई कि हमें जाना है भारत। तो पहली बार पुर्तगाली भारत आए और पुर्तगाली के जो भारत आने के लिए सन थी वो थी 1498। 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचे, उनके पश्चात और भी यूरोपीय आए, उसी में एक थे ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का तात्पर्य यह है कि भाई ब्रिटिश साल 1599 में पहुंचे थे मोनार्क के पास। मोनार्क से कहा कि भाई हमें भारत से ट्रेड करना है। और रानी मतलब ब्रिटेन की रानी ने मना कर दिया। उस समय उनको ट्रेडिंग राइट या फिर चार्टर, रॉयल चार्टर नहीं दिया भारत से व्यापार करने का। भारत से व्यापार करने का रॉयल चार्टर नहीं दिया 1599 में। इसके पश्चात अहम भूमिका निभाई साल 1600 में। 1600 में लंदन की एक जगह है लीडन हॉल स्ट्रीट। लीडन हॉल स्ट्रीट में 24 व्यापारियों का ग्रुप था, समृद्ध व्यापारी थे। वो गए मोनार्क के पास और मोनार्क से कहा कि वी वांट टू ट्रेड विद ईस्ट, हम पूर्व के साथ व्यापार करना चाहते हैं। और पूर्व में कौन था? इंडिया एज वेल एज इंडोनेशिया। रानी ने, जो ब्रिटेन की रानी थी, इनको रॉयल चार्टर दिया। और रॉयल चार्टर दिया 31/12/1600 और कहा कि आप भारत के साथ अर्थात पूर्व के साथ व्यापार कीजिए।
रॉयल चार्टर मिल गया, भारत आना शुरू हो गए, और भारत आने की पहली प्रक्रिया शुरू हुई साल 1607 में। 1607 में ब्रिटेन से 3 जहाज पानी वाले भारत की ओर आए। एक का नाम था रेड ड्रैगन, दूसरे का नाम था कंसेंट, और तीसरे का नाम था हेक्टर। हेक्टर जो था साल 1608 में भारत पहुंचा। और दोस्त आपको बता दूं, हेक्टर से संबंधित कौन बनेगा करोड़पति में भी सवाल पूछा हुआ है, 7 करोड़ रुपए का। कहा था कि जो हेक्टर था शिप, हेक्टर शिप को लीड करने वाले, हेक्टर शिप के कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर कौन थे? तो दोस्त उनका नाम था विलियम हॉकिंस। इनके साथ एक सदस्य और थे, विलियम ली। दोनों पहुंचे, दोनों भारत पहुंचे, और भारत पहुंचने के पश्चात जब ये जहाज भारत आया सूरत के तट पर, हमारे यहां जहांगीर साहब थे, मुगल शासक। जहांगीर साहब के पास ये पहुंचे साल 1609 में, अगस्त के माह में दोस्त। हॉकिन, विलियम हॉकिंग पहुंचे जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर से कहा कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और हमारी महारानी ने आपके लिए भेजा है शाही पत्र, रॉयल चार्टर, शाही अनुज्ञा पत्र, और साथ ही साथ भेजा है 25,000 गोल्ड के सिक्के। आप जानते हैं दोस्त, किसी को रिझाना है तो कुछ तो प्रलोभन देना होगा ना तो वो उसी प्रलोभन के लिए दिया। जहांगीर प्रलोभित नहीं हुआ। अब प्रलोभित ना होने के पश्चात जहांगीर ने मना कर दिया कि नहीं। लेकिन एक दस्तूर ऐसा हुआ कि विलियम हॉकिन साहब जो थे, इनको टर्किश भाषा आती थी, तुर्क भाषा, और टर्किश भाषा में जब इन्होंने जहांगीर से बातें की तो जहांगीर हो गए इन्फ्लुएंस। जहांगीर इन्फ्लुएंस हुए और जहांगीर ने कहा हॉकिन को टर्किश खान। सॉरी, माय बैड, इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि दी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, यहीं से शुरू होता है आगे का दौर। अब 1609 में हॉकिंस साहब को आजाद तो मिल गई, और ब्रिटिश ने साल 1612 में अपनी एक कंपनी स्थापित कर ली सूरत के अंदर। 1680 के आसपास, 90 के आसपास, और उसके पश्चात ब्रिटेन से ऑर्डर आया कंपनी के लिए कि आप एक्वायर करें भारत के अंदर मिलिट्री पावर। कंपनी ने एक्वायर की दोस्त, कंपनी ने भारत में मिलिट्री पावर एक्वायर की। एक्वायर करने के पश्चात दोस्त दिन था 1612 से, और तकरीबन 1756 तक कंपनी ने काफी मिलिट्री पावर एक्वायर की, और एक्वायर करने के पश्चात कंपनी हो गई समृद्ध। और समृद्धता के उपरांत कंपनी ने लड़े 2 युद्ध, एक था साल 1757 और एक था साल 1764। साल 1757 में कंपनी ने युद्ध लड़ा, और उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ प्लासी।
हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ है कि बैटल ऑफ प्लासी में प्लासी का महत्व क्या है। तो अगर आप कभी पूर्वांचल पूर्व में जाएंगे, बंगाल, बिहार, झारखंड के क्षेत्र में, तो वहां पलास के मैदान पाया जाता है, पलास का फूल पाया जाता है, उसी से संबंधित है प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, अर्थात बक्सर का युद्ध, और कंपनी दोनों युद्ध जीत गई। और जीतने के पश्चात कंपनी ने की एक संधि, और उस संधि का नाम था 1764 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि, और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कंपनी को भारत में मिल गए दीवानी राइट, दीवानी राइट ओवर बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे दीवानी राइट मिलने के बाद कंपनी ने काफी सारे टैक्स कलेक्शन किया, और टैक्स कलेक्शन करने के बाद कंपनी सॉरी साल 1765 में से लेकर के साल 1772 कंपनी ने काफी सारी मिलिट्री पावर भी एक्वायर की, दीवानी राइट भी लिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से इनकम भी आ रही थी, और इतनी इनकम आई कि धीमे धीमे हमें पता चला, बाद में जब कंपनी का ड्रॉबैक पाया गया तो देखा तो कंपनी इज इन डेप्ट। कंपनी किस में हो गई? कंपनी डेप्ट में हो गई। और डेप्ट में क्यों हो गई? डेप्ट में इसलिए हो गई क्योंकि दोस्त, कंपनी अमीर नहीं हुई थी, अमीर हो गए थे कंपनी के एम्प्लॉय। कंपनी के एम्प्लॉय अमीर हो गए, इसका कारण था भ्रष्टाचार, अर्थात कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया दोस्त। और भ्रष्टाचार फैला तो कंपनी के ऊपर हो गया 100 मिलियन पाउंड का कर्ज। 100 मिलियन पाउंड का कर्ज हो गया। कर्ज होने के पश्चात कंपनी गई ब्रिटेन की रानी के पास, और ब्रिटेन की रानी से कहा क्या कि वी आर इन डेप्ट, हम घाटे में हैं भैया, अब हमें क्या चाहिए? हमें लोन दीजिए, हमें अपना उद्धार करना है, विकास करना है, लोन दीजिए हमें। और ब्रिटेन की रानी, क्राउन, एग्री हो गई, वी आर रेडी टू गिव यू लोन, हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये जो कंपनी है ना, हमारी कुछ शर्त है। कहते शर्त क्या है? जो कंपनी है ना, इस कंपनी का रेगुलेशन होगा अब हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से। और इसी के उपरांत रिजल्टेड भारत में आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किस लिए? कि हम करेंगे कंपनी को रेगुलेट, अर्थात कंपनी से आगे शक्ति धीमे धीमे क्राउन के पास। अब इसके अंदर कुछ प्रावधान थे, और इस प्रावधान में देखा गया, हमने एक्चुअली में था क्या, जब कंपनी रूल कर रही थी तो कंपनी के भारत के अंदर 3 पावर ऑफ जोन थे, 3 थे शक्ति के, 3 अगर आप देखेंगे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, तीनों तीनों जगह से रूल कर रही थी कंपनी। अब आप भी जानते हैं, अगर हमें किसी पे रूल करना है तो क्या करो? पहले एकत्रित हो। और कंपनी ने क्या करा? अपने आप को एकत्रित करना शुरू करा, और एकत्रित करने के लिए जो 3 पावर ऑफ जोन थे, इनसे शक्ति लेकर के सिर्फ एक पावर ऑफ जोन को दे दी गई, वो था कौन सा? बंगाल। और दोस्त, इसी के उपरांत पहली बार भारत के अंदर पद क्रिएट किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद क्रिएट किया गया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने हेस्टिंग्स साहब। और क्या करा क्राउन ने, कहा कि भाई हम रूल तो कर रहे हैं, गवर्नर जनरल भी बना दिया, लेकिन इनके ऊपर भी निगरानी रखने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ निगरानी के लिए पहली बार भारत के अंदर स्थापित की गई एक सुप्रीम कोर्ट। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट स्थापित की और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब बने वो बने लॉर्ड इलाया एमपी। आशा करता हूं इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। लॉर्ड इलाया एमपी जज बने, कंपनी का संचालन शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, ये जो सुप्रीम कोर्ट थी और साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों के मध्य कुछ गुटबाजी होने लगी। गुटबाजी हो गई शक्ति को लेकर के, और शक्ति को लेकर के गुटबाजी हुई तो साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, देखा गया बाद में, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही थी। एक मिनट बस दोस्त, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही थी कंपनी के कार्य में, और रखा भी इसलिए गया था, दोनों के मध्य ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने लगी। और इस प्रतिस्पर्धा को, ताकि ये द्वंद्व में तब्दील ना हो जाए, भारत भेजा गया एक और एक्ट, उसका नाम था सेटलमेंट एक्ट। और सेटलमेंट एक्ट भेजा इसीलिए गया था ताकि भारत के अंदर सेटलमेंट करवा सके। अब सेटलमेंट किसका करवाना है, सेटलमेंट एक्ट 1781, 1781 सेटलमेंट एक्ट भेजा गया। और सेटलमेंट एक्ट के अंदर कहा गया, पहली बार जो आज भी हमारे संविधान में देखा जाता है, इसी के अंदर रखा गया डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और इसी के माध्यम से कंपनी के और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया सुप्रीम कोर्ट के दोनों के वर्क निर्धारित कर दिए गए। दोनों के वर्ग निर्धारित कर दिए, कंपनी का संचालन शुरू हो गया। ऐसा उन्हें लग रहा था कि सही सलामत चल रहा है, लेकिन बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव आते रहना चाहिए, परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन के तौर पे इसी के पश्चात भारत भेजा गया एक और एक्ट, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कार्य किया गया कि भाई ये जो कंपनी है ना, कंपनी तो ठीक है, पहले तो दोनों के कार्य निर्धारित कर दिए, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन पिट्स इंडिया, अच्छा पिट्स जो थे ब्रिटेन के पीएम थे, पिट्स द यंगर, इनके पिताजी भी हुआ करते थे पिट्स द ओल्डर। पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया और भारत आने के बाद इसने कंपनी को और अच्छे ढंग से देखा और देखने के बाद कहा कि भाई हम और सुशासन लाएंगे। दो टर्म होते हैं दोस्त, एक होता है शासन, एक होता है सुशासन। सुशासन का तात्पर्य है कि शासक और शासिक, जो शासित वर्ग हो रहा है, मतलब रूलर एंड द रूलिंग क्लास, दोनों के मध्य कम से कम गैप होना, उसको हम कहते हैं सुशासन। इन्होंने क्या कहा कि हम कर देंगे आपको एक बोर्ड की स्थापना, उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और साथ ही साथ हम दूसरा बनाएंगे, उसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दोनों क्या क्या कार्य करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम करेंगे, देखिएगा दोस्त सामने, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना, ये केवल कमर्शियल रिलेटेड, कमर्शियल रिलेटेड निर्णय लेगा। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये पॉलिटिकल,
मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाएंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और साथ ही साथ क्या कहा गया कि जो भारत के अंदर ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र हैं वो कहलाएंगे ब्रिटिश पजेशन। ब्रिटिश पजेशन। होप इतना क्लियर होगा आपको, आशा करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पश्चात देखते हैं दोस्त, सॉरी, ये संविधान के विकास है। भारत में संवैधानिक विकास है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया है। यही सब भारत के संविधान के आज भी देखे जाते हैं तो मूल रूप बने हुए। जैसे अगर हम कहें आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल कमर्शियल रिलेटेड, ठीक है ना, व्यापारिक संबंधित। और आज अगर विश्व में भी देखोगे आप तो व्यापार को संलग्न करने वाली, व्यापार को संचालित करने वाली एक संस्था है, उस संस्था का नाम क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी के आधार पर बने हैं। भारतीय संविधान में भी ऐसे प्रावधान है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भारत के अंदर प्रावधान आया, एक और प्रावधान, उसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंतर्गत कहा गया ये जो कंपनी है, कंपनी के कार्य को हम रिन्यू कर रहे हैं। और रिन्यू कितने दिन के लिए कर रहे हैं? रिन्यू कर रहे हैं हम 20 साल के लिए। कंपनी पोजीशन रिन्यूड फॉर 20 ईयर, ये काम करती है इसी के अंदर साथ साथ। और साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्त कि एक प्रावधान और किया गया कि जो कंपनी के सीनियर ऑफिशियल हैं बिना परमिशन के भारत के बाहर जाते हैं। सीनियर ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल ऑफ कंपनी अगर बिना परमिशन के बाहर जाएंगे, विदाउट परमिशन, तो इनको क्या कर दिया जाएगा? सर्विस से डिबार्ड कर दिया जाएगा, सर्विस से निकाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ कंपनी को सर्विस से निकालने के पश्चात एक प्रावधान और किया गया कि साथ ही साथ कंपनी इंपावर्ड किया गया। इंपावर्ड किस लिए किया गया? लाइसेंस देने के लिए। और लाइसेंस क्या था? टू ट्रेड विथ इंडिया, भारत के साथ व्यापार करने के लिए। अब लाइसेंस कंपनी किसको देगी? कंपनी देगी इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल के साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉय को। हाँ भाई ठीक है, ये बात तो हमने मान ली। ये प्रावधान किया गया दोस्त चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर। सॉरी, इसके पश्चात हुआ क्या? एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अच्छा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आने के पीछे वजह थी साल 1760 से लेकर के 1800
1940 तक आ गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति के अंदर आप जानते हैं उद्योग की क्रांति है, और उद्योग की स्थापना हो, उद्योग का संचालन हो, एक मूल वस्तु है, वो है कच्चा उत्पाद, रॉ मटेरियल। अगर आप कहें तो रॉ मटेरियल जा रहा था सारा का सारा भारत से। मतलब क्या है, और कंपनी को ये कह करके भेजा है कि आपके पास मोनोपोली है। मोनोपोली किसकी है? एकमात्र अधिकार है तो ट्रेड विद ईस्ट का, ठीक है। लेकिन चार्टर अधिनियम 1813 में जब रॉ मटेरियल की मांग बढ़ने लगी, तो रॉ मटेरियल की मांग बढ़ते बढ़ते ब्रिटेन की संसद में आवाज उठी इस बात को लेकर के कि भाई जो आपने एकमात्र शाही पत्र केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है, उसके दरवाजे खोले जाएं, उसको हटाया जाए और भारत के साथ व्यापार करने के दरवाजे भी खोले जाए, ताकि और भी व्यक्ति जाएं और भारत के साथ व्यापार करें। मतलब आपके मोनोपोली ओवर की गई थी इसी एक्ट में। क्यों की गई थी? इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि जब पहली बार 1600 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए लीडन हॉल स्ट्रीट के समृद्ध व्यापारी मर्चेंट ग्रुप आया था रानी के पास शाही पत्र लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है और भी लोग रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं काफी समृद्ध लोग थे, बाकी सारे भी काफी समृद्ध लोग थे। इन समृद्ध लोगों में ब्रिटेन की संसद के अंदर भी किसी ना किसी की पहुंच रही होगी, तो ब्रिटेन की संसद के अंदर आवाज उठवाई इस बात को, और ब्रिटेन की संसद में ये बातें चलती थी। कहा जाता है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं हेस्टिंग्स साहब पे कि उन्होंने बार बार अपना भारत से जाने को लेकर के बार बार भारत से जाने को लेकर के अपना तबादला रुकवाने के लिए या फिर अपना प्रवास रुकवाने के लिए ब्रिटेन की संसद में भ्रष्टाचार किया था, काइंड ऑफ डोनेशन दी थी। अब 1813 का अधिनियम के पीछे वजह थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर कहा गया कि भाई ये जो आपने एकमात्र अधिकार दिए हैं कंपनी को, इसको हटाए जाए। क्यों? क्योंकि और भी कंपनियां हैं, और भी व्यापारी हैं, और भी समृद्ध लोग हैं, वो चाहते हैं हम ईस्ट के साथ व्यापार करें और उद्योग की स्थापना करें। तो दोस्त, पहली बार भारत के अंदर चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से कहा गया क्या कि जो मोनोपोली खत्म की गई। और मोनोपोली किसकी? व्यापार की मोनोपोली खत्म की गई। और इस मोनोपोली को खत्म करने के साथ साथ कुछ चीजों पर मोनोपोली सरकार नहीं खत्म कर पाई। मोनोपोली खत्म नहीं कर पाई सरकार, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन इंडिया। ये दो काम नहीं कर पाई कि ना ही तो चाय का एकमात्र अधिकार और चाइना के साथ व्यापार करने का अधिकार ब्रिटेन की संसद खत्म नहीं कर पाए, और इससे इतर जो भी अधिकार था व्यापार का, उसको समाप्त कर दिया ब्रिटेन की संसद के द्वारा बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब आप जानते हैं कि भाई विदेशी आएंगे। अब विदेशी हमारी रीजनल लैंग्वेज तो जानते नहीं है, क्योंकि भारत काफी विविधता वाले देश है, हमारी रीजनल लैंग्वेज जानते नहीं है। अब वो रीजनल लैंग्वेज नहीं जानते, इसलिए भारत के अंदर अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसी एक्ट के माध्यम से 1,00,000 रुपया दिया गया। ₹1,00,000 ग्रांटेड टू डेवलप इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत के अंदर क्या विकास करना है? अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना है, ताकि और भी लोग जो भारत आए वो क्या कर सके? वार्तालाप कर सके और इजिली व्यापार कर सके। वार्तालाप करने का उद्देश्य कोई उनका व्यक्तिगत नहीं था, वार्तालाप केवल उनका एक ही मकसद था, व्यापार करना, ताकि इजिली
कन्वर्सेट कर सके। अच्छा, 1 लाख रुपया दे दिया और दूसरा कार्य क्या किया कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, अर्थात क्रिश्चियन धर्म का प्रोपोगेट करने के लिए भारत के अंदर टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिज्म, अधिकार मिल गया। भारत के अंदर क्या करना है, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना है, धार्मिक प्रसार करना। धर्म कौन सा, क्रिश्चियनिटी वाला। ठीक, अब इसके पश्चात क्या किया गया, ये कार्य तो 1813 के अधिनियम में हो गए थे। 1813 के अधिनियम में ये कार्य होने के उपरांत दूसरा अधिनियम आया और उस अधिनियम का नाम था चार्टर एक्ट 1833। और चार्टर एक्ट 1833 में कुछ और प्रावधान किए गए। मतलब क्या है कि और शक्ति को एकत्रित करो। अच्छा, शक्ति को एकत्रित करने के लिए क्या किया इन्होंने, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी वो बनाई गई। भारत के अंदर क्या बनाई गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई गई। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, वो बने विलियम बेंटिक साहब। बेंटिक साहब को कह दिया क्या कि आप बनेंगे भारत के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम ये लोग कोशिश कर रहे थे ट्राई टू ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। भारत के अंदर क्या करना है, खुली प्रतियोगिता करनी है सिविल सर्विस के लिए। लेकिन दोस्त ये जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सक्सेसफुल नहीं हो पाने के पीछे क्या कारण था, ब्रिटेन के अंदर हो गए थे दंगे, विद्रोह हो गया। विद्रोह क्यों हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल भेज दिया भारत के अंदर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भेज दिया। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भेज दिया और साथ ही साथ क्या करा, क्लर्क भी भेज दिए, अपने अपने मंत्री भेज दिए, राजा खुद ट्रिप पर आ गए भारत। लेकिन साथ ही साथ भारत के अंदर अगर वो देख रहे थे तो जो क्राउन था वो भारत को एक्वायर नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे की वजह ये थी कि सिविल सर्विस क्यों थी, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी आपके डीएम साहब हो, क्लर्क साहब हो, ये सब कहां से आ रहे थे। तो दोस्त देखिएगा, एक मिनट थोड़ा गौर कीजिएगा। लंदन में एक कॉलेज था, कॉलेज कौन सा था, हेलबरी कॉलेज। हेलबरी कॉलेज था और इस कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन मिलता था हेलबरी पेट्रोनास सिस्टम के माध्यम से। इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता था, हेलबरी पेट्रोनास सिस्टम से। और इस कॉलेज को जो फंड हो रहा था, इस कॉलेज को जो फंड हो रहा था वो फंड किया जा रहा था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब क्या है, पीएम तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, लेकिन डीएम हमारा। अब कर लो प्रशासन में सुधार। भाई प्रशासनिक अधिकारी तो है डीएम, और इसी को फंडिंग कर रहा है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, अपना डीएम भेजेगी, कितने ही आप उसको हटा लीजिए, लेकिन उसके ऑफिसर जब तक बैठे हैं तो आप कैसे करप्शन कम कर लेंगे, समझ रहे हैं। और ये ऑफिसर, क्योंकि फंडिंग कौन कर रहा था इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी, हेलबरी कॉलेज को। और हेलबरी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था हेलबरी पेट्रोनास सिस्टम के माध्यम से, फंडिंग कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ऑफिसर्स भारत आ रहे थे दोस्त, वो लॉयल किसके प्रति हो गए,
वो लॉयल हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। ठीक। ध्यान से देखिएगा भाई, ये हाँ, इसको एक बात और कहें तो कई बार एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीयकरण का पहला चरण था ये। ठीक ना, इसके माध्यम से क्या करा था, भारत के अंदर केंद्रीयकरण शुरू कर दिया था। केंद्रीयकरण कैसे, मतलब भारत के अंदर एकमात्र शक्ति बना दी। उस शक्ति का नाम था क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो सीधा लॉयल हो गया उसके प्रति। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और काफी सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन अपने काम के यही विषय है, यही ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो 1853 का अधिनियम था, 1833 का अधिनियम था, सरकार मतलब ब्रिटिश क्राउन जो काम 1833 में नहीं कर पाया, वह काम किया जा करके इसने 1853 में लाए चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 का चार्टर एक्ट आया। और इस चार्टर एक्ट के माध्यम, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये अंतिम चार्टर एक्ट था, लास्ट चार्टर एक्ट क्या था, अंतिम अधिनियम था, लास्ट चार्टर एक्ट था। और इस अधिनियम के माध्यम से सबसे पहला काम जो 1833 में इनको विफलता मिली थी, वही किया क्या, ओपन कोविनेटेड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, अर्थात सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता, यह कार्य शुरू कर दिया। ओपन कोविनेटेड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक ना, वेट रुकिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू। ओके, ये दो कार्य 1853 के अंतर्गत किए गए। इसी के पश्चात ये लास्ट चार्टर अधिनियम था, और लास्ट चार्टर अधिनियम इसके पश्चात और देखा गया तो हमारे यहां पे हो गया 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कैसे, 1857 के विद्रोह को दो कहा जाता है, दो बातों में इसको कैटेगरी कर रखा है, हमने कैटेगराइज कर रखा है। कोई इसे कहता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और कोई इसे कहता है सिपाही म्यूटनी। इतिहासकार, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इतिहासकार है। ठीक ना, कोई इसे सैन्य विद्रोह कहता है और कोई कहता है इसे स्वतंत्रता हेतु पहली क्रांति, पहला युद्ध। ठीक, अच्छा इसके पीछे के रीजन क्या थे, इसके पीछे के रीजन थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको बता दूं दोस्त होता क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर यह है कि जिस राजा और रानी के खुद की संतान नहीं होगी, अर्थात वंशानुगत जो उनके द्वारा उत्पन्न संतान है, वह संतान नहीं होगी, तो उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया जाएगा। मतलब क्या, कोलैप्स कर देंगे उसका साम्राज्य, और वो क्या कहलाएगा, ब्रिटिश की टेरिटरी कहलाएगा। एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये भी था कि अगर आप देखेंगे मेरठ के अंदर, सॉरी, दूसरा कारण अगर हम कहें कि भारत के अंदर रेलवे विकास,
अच्छा, रेलवे विकास, कुछ लोग काफी चकित हो जाएंगे, रेलवे विकास कैसे? भाई, हम भारतीयों को अपनी माँ, माटी और मानुष से बहुत प्रेम होता है। रेलवे का भारत के अंदर विकास किया गया तो काफी लोगों की जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, उसको एक्वायर कर लिया। आप जानते ही हैं, हम दूसरों के अधीन है। दूसरों के अधीन कैसे? उस समय ब्रिटिश के अधीन थे हम लोग। अब ब्रिटिश के अधीन होने के साथ साथ भारत के अंदर ब्रिटिश ने क्या करा कि उस संपत्ति को या तो कम दामों पर या फिर जोर जबरदस्ती से, एक कारण ये भी माना जाता है, काफी सारे टैक्स भी इंपोज करें। और जो इंपैक्ट हुआ था, जो इंस्टेंट वाला इंपैक्ट था, वो था, आप अगर देखेंगे तो बोन डस्ट पाउडर एंड कार्टेज। कार्टेज मतलब बंदूक के अंदर जो गोली होती है उसको। सैन्य टुकड़ियों में यह बात प्रसार की गई या प्रसार हुई, सत्य था, इस बात का भी कोई शोध नहीं है। इस बात को पहुंचाया गया क्या कि जो आपकी बुलेट है ना, कारतूस, कारतूस को आप जब बंदूक की नली में डालते हैं तो उसके लिए मुंह से छीनना पड़ता है। उसके अंदर गाय की एवं सुअर की चर्बी है। कहा कि ठीक। और इसको आप जानते हैं, धर्म प्रिय है हम भारतीयों को। और इसके अंदर क्या करा, दोनों धर्म के लोग, इस्लाम वाले भी और भारतीय वाले भी, हिंदू भी, हिंदू भी, दोनों धर्म के लोग काफी आक्रोशित हो गए। और आक्रोशित होने के पश्चात इसको मना किया और रिबल शुरू हो गया। ये इंस्टेंट था। और साथ ही साथ कंपनी के अंदर ये अफवाह थी या फिर ये सत्य था आधारित, अभी क्या नहीं गया ऐसे बताया जाता है, दोनों माना जाता है कि कई बार कहते हैं कि ये अफवाह थी, कोई कहता है ये सत्य था, कि कंपनी के अंदर जो सैन्य जो आटा था ना, उसके अंदर हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है, बोन डस्ट पाउडर। और इसी को लेकर के हो गया था क्या, 1850 ये इंस्टेंट इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट काफी सारे थे, रेलवे का विकास भी है, टैक्स भी है, और साथ साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी है। रेलवे का विकास वैसे भारतीयों के लिए देखा जाता है कि भाई हमारे लिए काफी सारे सुविधा का साधन कर दिया रेलवे ने। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे काफी सारा जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है मिनरल्स का, मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन में भूमिका निभाई है रेलवे ने। क्यों? क्योंकि ये गांव देहात के क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्रों से ले जा करके मिनरल को रेलवे की पटरी, जो पटरी होती है ना, ट्रेन की पटरी जो होती है, उस पटरी के माध्यम से पोर्ट तक पहुंचा दिया करते थे। और पोर्ट से फिर वही जहाज में भरते थे और ब्रिटेन वगैरह चले जाया करता था। ये भी एक कारण माना जाता है। 1857 का विद्रोह हुआ। और विद्रोह के पीछे उस, अच्छा, पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय आप देखेंगे, अच्छा, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसी थी, ये लाई थी डलहौजी महोदय ने। ठीक है, डलहौजी ने। और डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56 तक। लॉर्ड डलहौजी। लेकिन डलहौजी 56 में करके 56 में करके चले गए थे भारत से। इसके पश्चात 1857 में आ गए थे कैनिंग साहब। कैनिंग साहब आ गए थे भारत के अंदर, मतलब लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत आए थे, इसलिए एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन देखिए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे लॉर्ड कैनिंग साहब। कैनिंग साहब भारत आए और भारत आने के पश्चात इनको मिला गिफ्ट में 1857 का रिवॉल्ट। मतलब इनका क्या हुआ, डलहौजी, माना जाता है ऐसा कि डलहौजी ने काफी सारी कुछ पॉलिसी ऐसी ला दी थी, काफी क्रेजी एक्शन थे ये, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसे हिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये चीजें हैं, कहा कि ठीक भाई, कैनिंग ने कर दिया, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, मेरठ हुआ, मेरठ से दिल्ली, ऐसे करके पूरे भारत में फैल गया। दिल्ली जैसी सैन्य टुकड़ी घुसी, 13वीं पैदल सैन्य टुकड़ी, तो दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे थे, रास्ते में मिल गए कर्नल फिनिश साहब, और फिनिश साहब को फिनिश कर दिया गया। ठीक, 1857 का रिवॉल्ट हुआ। और 1857 के रिवॉल्ट में कैनिंग साहब ने क्राउन के पास कहा, क्राउन तक खबर पहुंचाई, कहा क्या कि हम लोग
भारत के अंदर एक रिवॉल्ट हो गया। कहते रिवॉल्ट क्यों हुआ? कहते जो आपने डलहौजी साहब भेजे थे ना, काफी क्रेजी सा एक्शन करके गए भारत के अंदर। कहा कि कोई नहीं कैनिंग साहब, आप इसको ना कंट्रोल करो। कह रहे कंट्रोल तो हमने कर लिया है। कहते फिर, कहते दोबारा भविष्य में ऐसा विद्रोह ना हो, आप ऐसी कुछ रणनीति सुझाएं। और इस रणनीति को सुझाने के लिए जो शक्ति हमसे ली गई थी, वो शक्ति हमें वापस देने की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात भारत भेजी गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। माय बैड, इट्स नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया काउंसिल। 1858 भारत आया। और 1858 जब भारत आया, इसमें कुछ बातें की गई। और बातें के तौर पे सबसे पहले किया गया इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन, इलाहाबाद उद्घोषणा। और इसमें क्वीन विक्टोरिया बिना भारत आए बन गई क्या? एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की महारानी। कहा कि ठीक है। और दूसरा कार्य क्या किया कि इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाना शुरू करो। पार्टिसिपेट कहां करवाना है? इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक, कहा कि भारत भेजो और इनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाओ। कहा कि ठीक है, करवा देंगे। दोस्त एक मिनट समझिएगा जरा, इसी के लिए ये जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन की संसद के अंदर एक जगह बनाई गई, इसको कहते हैं इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल बनाई गई और इंडिया काउंसिल का हेड था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया सेक्रेटरी, इंडिया सेक्रेटरी। कहा कि ठीक है। ये दो प्रश्न पूछे हुए कि इंडिया काउंसिल कब क्रिएट की गई थी, ध्यान रखिएगा। इंडिया काउंसिल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ सॉरी इंडिया। ठीक। और साथ ही साथ क्या किया गया? साथ ही साथ पद क्रिएट किया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाए गए। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बने? वो बने लॉर्ड कैनिंग साहब। ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग साहब बने वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कहा कि ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को भी मिल गया पद वाइसरॉय ऑफ इंडिया का। अब देखिएगा, भारतीयों को इस संसद में बैठाया जाएगा। संसद समझ रहे हैं? ब्रिटेन की संसद। ये इंडिया काउंसिल है, यहीं पे बैठा है इसका हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर वाइसरॉय, ठीक, और वाइसरॉय अपनी खबर पहुंचाएगा इंडिया काउंसिल में, और इंडिया काउंसिल बताएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बताएगा किसको? ब्रिटेन की संसद में, और ब्रिटेन की संसद बताएगी रानी को। और रानी की अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट हो गई। भारतीय संविधान का उद्देश्य जवाबदेही सरकार, ठीक, जिम्मेदार सरकार। कहा कि ठीक भाई, ये भी क्रिएट कर दिया। अब इसके पश्चात भारत के अंदर आए इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और इस भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से इंडिया काउंसिल में, भारतीय परिषद में जो ब्रिटेन में 6 सदस्य बैठाए गए, और 6 में से पहली बार पहुंचे 3 सदस्य, 3 भारतीय। और कौन नियुक्त करके भेज रहा था? ये वाइसरॉय, वाइसरॉय साहब भेज रहे थे कि जाओ। और देखेंगे दोस्त, पहली बार ब्रिटेन की संसद में पहुंचे सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ
राजा ऑफ, ये इसलिए किया जा रहा था ताकि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह ना हो। और इनको करना कुछ नहीं है, बस जाना है, बैठ करके लौट करके आ जाना है। ना ही कोई जवाबदेही है, ना ही कुछ पूछ सकते हैं, ना ही बता सकते हैं, केवल इतना ही काम है ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारे आदमी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। कहा कि ठीक है भाई। इसके पश्चात क्या करा, सर दिनकर राव आ गए, महाराजा ऑफ पटियाला आ गए, राजा ऑफ बनारस आ गए। कहा कि ठीक है। और साथ ही साथ, ठीक, हाँ, ओके। और ये सॉरी, इंडिया काउंसिल के अंदर जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 6। ठीक ना। अब जो अगला अधिनियम आएगा उस अधिनियम में इन सदस्य संख्या को बढ़ा करके कर दिया जाएगा 16। और ये किसमें किया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1891 के अंदर। 1891 के अंदर जो विधायिका में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य बैठे थे, मेंबर, कर दिए गए कितने, 6 to 16, 6 से 16 कर दिए गए। और इन 16 सदस्यों को अब कहां बैठना है, इंडिया काउंसिल में, और भारत के लिए लॉ मेकिंग प्रोसेस में भाग लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्त, पहले नॉमिनेट किए जा रहे थे केवल वाइसरॉय के द्वारा, अब कौन जाएगा, ट्रेड यूनियन के लोग जाएंगे, मेंबर फ्रॉम ट्रेड यूनियन। साथ ही साथ बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। और कहां से जाएंगे, ट्रेड यूनियन, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जाएंगे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। ठीक है, नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जाएंगे। कहा कि ठीक है, 6 हो गई, 6 से सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 16 कर दी गई। ठीक है दोस्त, ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 के अंदर। कहा कि ठीक है। इसके पश्चात अगला आया इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अच्छा, ये जाना जाता है आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक, मॉर्ले साहब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। अब ये जो सदस्य संख्या थी, मेंबर इन इंडिया काउंसिल, इंक्रीज्ड फ्रॉम, सॉरी दोस्त एक बात बताना भूल गया हूं आपको, ये जो पिछला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1891, इसके अंदर एक कार्य और किया गया था कि जो सदस्य संख्या बढ़ा करके 6 से 16 की गई थी, वो लोग भारतीय परिषद के अंतर्गत क्या कर सकते थे, अब जाकर के बजट में पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। कुड नाउ डिस्कस द बजट बट नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और नॉट अलाउड टू वोट, और वोट देने का भी अधिकार नहीं था। ये दो कार्य नहीं दिए गए थे यहां पर। अच्छा, इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60 से कितनी कर दी गई, 16 से 60 कर दी गई। कहा कि ठीक है, लेकिन एक बात करें क्या, कि मुस्लिमों को दे दिया क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट।
भारत के अंदर मुस्लिमों को, अर्थात मुस्लिम जो 60 सदस्य किए गए हैं, मुस्लिम लोग जो हैं उनका चुनाव केवल मुसलमान लोगों के द्वारा ही किया जाएगा, और वो लोग कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन की संसद में। यही सेपरेट इलेक्टोरेट है। कहा कि ठीक है, अब यही भारत के अंदर पार्टीशन के मतलब विभाजन के बीच बो दिए गए सीड ऑफ पार्टी पार्टी सॉरी सीड ऑफ पार्टी सॉरी माय बैड। सीट ऑफ पार्टीशन सोन बाय मिंटो, ठीक। और इसीलिए मिंटो को भारत के अंदर कॉमनल इलेक्टोरेट का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। काफी वाहियात किस्म का एक्शन था ये, और यही दर्शाता है जो कहते हैं ना ब्रिटिश कैसे रूल करते थे, ब्रिटिश रूल करते थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, तो वही ये नीति है, यही कार्य करती है। ये दो कार्य किए गए, और इसके पश्चात आप देखेंगे हम लोग लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, आज़ादी मिल नहीं रही थी, लेकिन आज़ादी दिलाने में योग्यता देंगे महात्मा गांधी साहब, और महात्मा गांधी साहब भारत आ गए 1909 के अधिनियम के उपरांत। और यहाँ पर 1909 के अधिनियम में जो शक्ति आपको पहले नहीं दी गई थी बजट के ऊपर डिस्कस करने की, यहाँ पर दे दी गई। वहां पर बजट के ऊपर डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नॉट अलाउड टू आस्क, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ पर 1909 के अधिनियम में ये शक्ति भी दे दी गई। कहा भाई ठीक, ये तो मिल गया। इसके बाद देखिएगा भारत के अंदर आ गए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, और गांधी जी भारत पहुंचे तो लोग बाग गए उनसे मिलने, कहा कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए ब्रिटेन वालों से, आपने तो साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी भूमिका अदा की है, आप तो परिचित हैं इनसे, जानते हैं कैसे हैंडल किए जाएंगे। कहा कि ठीक है, कहते जो चीज़ चाहिए वही चीज़ मांगो, गलत गलत चीज़ें क्यों मांगते हो। कहा कि मतलब, कहते देखो आप लोग हो उपनिवेश, और उपनिवेश किसके हो, ब्रिटेन वालों के, गुलाम नहीं हो। कहते मतलब नहीं समझे इस बात को। कहते उपनिवेश वह होता है जिस राष्ट्र के पास, जिस राज्य के पास ना ही तो लीगल राइट है, ना ही पॉलिटिकल राइट है, ना ही आपका हेड ऑफ द स्टेट है। कहा कि ठीक है, कह रहे कि आप लोग पहले एकत्रित हो जाओ दोस्त, मतलब संघ बना लो, फेडरेशन बनाओ। क्योंकि आप देखेंगे उस समय का इतिहास उठा करके तो भारत जो है दो भागों में बटा हुआ था। दो भाग कैसे, एक वह भाग थे जो केवल सीधे तौर पे ब्रिटिश के अधीन थे, और एक वो भाग थे जो राजा महाराजा रजवाड़ों के अधीन थे। काफी सारी रियासतें थी हमारे यहाँ पे, सौराष्ट्र के राजा, त्रावणकोर के राजा, महाराजा बनारस हो गए, पटियाला हो गए, सिंध हो, ये सब थे। कहा कि पहले आप लोग ना एकत्रित हो, ये अलग अलग मत बटो। क्यों, क्योंकि वो कुछ पैसा दे दिया करते थे ब्रिटिश वासियों को, और ब्रिटिश को अपना आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण हैंडेड ओवर कर दिया किसके, ब्रिटेन वालों के। कहा कि ठीक है, पहले ये छोड़ो, फिर आप मांग करो डोमिनियन की। मतलब डोमिनियन क्या होता है, कहते हैं डोमिनियन होता है कि आपके पास लीगल राइट होंगे और क्या होंगे, पॉलिटिकल राइट होंगे, और उसके पश्चात मांग करना। मतलब कॉलोनी बने, कॉलोनी से पहले एकत्रित हो, फेडरेशन बनो, और फेडरेशन बनने के बाद आप बनो डोमिनियन, और फिर मांगना आजादी, मतलब इंडिपेंडेंस। कहा कि ठीक है। और इसी के दौरान हो गया दोस्त 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन हुआ, और उस वर्ल्ड वॉर वन के अंदर क्या हुआ कि ब्रिटिश हार रहे थे, और ब्रिटिश हार रहे थे तो ब्रिटिश वालों ने हमसे मदद मांगी। हारना कुछ नहीं था उनका, उनका इंटेंशन ये था कि भाई मरने के लिए भारतीय हैं, भारतीयों को यूज करो, क्यों अपने सैनिकों को मरवाते हो। कहा कि ठीक है। हमने भी गांधी से बात करी, गांधी जी कहते हैं कि हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कहा क्या, कि हमें चाहिए शक्तियाँ,
और शक्तियां कौन सी, कि हमारे जो प्रोविंस बटे हुए हैं ना, इनको शक्तियां चाहिए। कहा कि ठीक है, हमने सपोर्ट करा वर्ल्ड वॉर वन में। और दूसरा, हमारे इंडियन मुस्लिम लीग वाले लोग जो थे, उन्होंने कहा कि भाई तुर्की के खलीफा को उसके पद पर बैठा देना युद्ध जीतने के बाद। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक, हम बैठा देंगे। हमने सपोर्ट करी, वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर वन का अंत भी हुआ। और वर्ल्ड वॉर वन होने के बाद भारत में सुधार हेतु भेजा गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 भेजा गया। अब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 जब भारत आया, इसने हमें दिया डायरकी, द्वैध शासन की बातें, बाइकैम्ब्रलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैम्ब्रलिज्म दिया। और बाइकैम्ब्रलिज्म देने के बाद हमसे कहा क्या, कि हमने दिए तुम्हें शक्ति, कहते प्रोविंस को, कहता हाँ, कहते प्रोविंस को क्या शक्ति है, प्रोविंस को दो तरह की शक्ति है, एक है रिजर्व पावर और एक है ट्रांसफर पावर, आरक्षित एवं हस्तांतरित, दो शक्तियां हैं। लेकिन आपको बता दूं, जो ये ट्रांसफर पावर थी और रिजर्व थी, इनमें से मेन जो शक्तियां थी वो रख ली थी वाइसरॉय ने अपने पास। और सबसे वाहियात काम ब्रिटिश द्वारा किया गया यह था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट केवल मुस्लिमों को दिया था, अब वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिख को भी दे दिया। मुस्लिम तो थे इसमें, और भी लोगों को दे दिया। कहा कि ठीक है, और मतदान का भी अधिकार दिया। लेकिन मतदान का अधिकार कैसा था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी, नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नहीं थी, कुछ लोगों को ही दिया गया था। और सॉरी, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, सिख को दिया, मुस्लिम को दिया। और भारत के अंदर पहली बार करवाए गए क्या, डायरेक्ट इलेक्शन। और लंदन के अंदर एक बनाया गया हाई कमीशन, जो इंडिया का होगा, वो भी बनाया गया इसके अंदर। और कहा क्या, कि ये जो और भी काफी सारे प्रावधान थे दोस्त, सभी नहीं लिख पाऊंगा, ये जो अधिनियम आया है ना, इसका हम करेंगे परीक्षण, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कब करेंगे, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के उपरांत। क्योंकि ये क्या है, भारत के लिए संविधान है तुम्हारे लिए। देखो ये जो भेजा है ना, ये कितना सक्सेसफुल हुआ, आपके क्षेत्र में कितना लागू हुआ, इसके लिए हम भेजेंगे क्या, भारत के अंदर एक कमीशन आफ्टर 10 ईयर। कहा भाई ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं दे दी गई। और इसके उपरांत भारत में आया कमीशन 1927, इसको कहा जाता है क्या। अच्छा, इससे पहले का थोड़ा सा ऐतिहासिक बातें और बता दूं आपको, इतिहास से संबंधित, कि गांधी जी ने कहा कि आपने हमको ये दिया है पावर, प्रोविंस को शक्तियां दी हैं, और प्रोविंस को शक्तियां देने के साथ साथ विद्रोह चल रहा था। गांधी जी ने रखी 3 डिमांड। विद्रोह किस बात पे चल रहा था, कि रॉलेट एक्ट आया था 13 अप्रैल 1919, और रॉलेट एक्ट में कहा गया क्या, कि अगर आप एकत्रित हुए पाए जाएंगे, नो अपील, नो वकील, नो दलील, सीधा कहाँ भेज देंगे आपको, जेल में। कहा ठीक है। जलियांवाला बाग कांड हो गया, लोग बाग अपना महोत्सव मना रहे थे, और महोत्सव मनाने में जनरल डायर साहब पहुंचे, और जनरल डायर साहब ने कहा कि भाई ये एकत्रित क्यों है भीड़, कहते हैं हमारा त्योहार है, हम त्योहार मनाते हैं ऐसे एकत्रित होकर, हमारी संस्कृति है, परंपरा है भाई हमारी, हम संस्कृति सांस्कृतिक देश हैं। कहा कि ठीक है। जनरल डायर ने क्या करा, जलियांवाला बाग के अंदर ओपन फायर करवा दी, ओपन फायर करवा दी। और ओपन फायर करवाने के लिए जलियांवाला बाग कांड में जब इसकी जांच हुई, उसकी जांच के लिए देखा तो लंदन के अंदर रिपोर्ट पेश की, और जनरल डायर साहब ने
नॉट साहब, जनरल डायर ने। जनरल डायर ने क्या करा, अपनी रिपोर्ट पेश की ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, आपने जलियांवाला बाग के अंदर लोगों पर ओपन फायरिंग करवा दी, ऐसा क्यों करा, आप तो बहुत सभ्यता के चिन्ह बनते हैं अपने आप में। कहा कि मैंने इसलिए करवा दी ओपन फायर, क्योंकि वो जो जलियांवाला बाग है ना, उसके जो रास्ते हैं वहां पर जाने के लिए टैंक के लिए रास्ता नहीं था, इसलिए बंदूक से फायर करवाए। बहुत वाहियात उत्तर दिया था, काफी सारा उसको ऑनर भी दिया गया सभ्यता के प्रतीक वालों को। कहा कि ठीक भाई, आपने ये सब कर दिया, मान लिया। और जनरल डायर को क्लीन चिट मिल गई वहां से काफी सारी बहस के उपरांत। लेकिन हमारे सरदार उधम सिंह साहब पहुंचे, और वहां जाकर के लंदन जनरल डायर के एवज में, डायर को ही मारा, लेकिन जनरल डायर नहीं थे। डायर कौन से थे? माइकल ओ डायर। बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। माइकल ओ डायर की हत्या कर दी, उनको पकड़ लिया गया और सजा हुई उनको। जनरल डायर को बाइज्जत छोड़ दिया गया। कहा कि ठीक है, भारत के अंदर ये विकास थे, और गांधी जी कह रहे थे कि एक तो जलियांवाला बाग, और दूसरा काम क्या करना है कि जो तुर्की खलीफा है उनको पद पे बैठाओ, और जो हमने आपसे शक्तियां मांगी थी ना प्रोविंस के लिए, बाइकैमरलिज्म जैसा कुछ मांगा था, और उसमें से मेन शक्तियां सब आपने अपने पास रख ली, वो शक्तियां आप हमें दो। मतलब क्या, 3 डिमांड है मेरी, और इफ यू आर नॉट गोना फुलफिल्ड माई 3 डिमांड्स, इन रिटेलिएशन ऑफ दिस आई विल बी लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग के आंदोलन। और गांधी जी ने लॉन्च कर दिया। गांधी जी ने 1920 के आसपास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तुल पकड़ चुका था, देशव्यापी आंदोलन था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ एक घटना से, चौरी चौरा 1922 का। जगह थी दिन 1900 साल 1922, जगह चौरी चौरा, और जगह कहां पर है वो? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के। लोग बाग ब्रिटिश मतलब विदेशी सामान का बॉयकॉट कर रहे थे। विदेशी सामान का बॉयकॉट करते करते चौरा चौरी के अंदर, क्योंकि नॉन कॉपरेशन ही था, असहयोग्य है, सहयोग नहीं करेंगे अब आप काम। कहा कि ठीक है, मत करना, हम करेंगे क्या? प्रोटेस्ट। का कोई बात नहीं। प्रोटेस्ट इस स्तर पे हुआ कि वो हिंसक रूप धारण कर गया। लोग वह प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस वाले आए, उन्हें पीटा, भीड़ उग्र हुई, भीड़ ने उन सभी पुलिसकर्मियों को पीटा, और पीटने का चौकी में डाला, चौकी में डालने का जिंदा जला दिए गए। और गांधी जी कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी ने इसे कंसिडर किया है एज अ हिमालयन ब्लंडर के नाम से, पर्वत से भी बृहद गलती हो गई है हमसे। कहा कि ठीक है। 1922 में गांधी जी जेल में गए, और जेल में जाने के बाद गांधी जी की कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ, कुछ सालों की सजा हुई थी, लेकिन 1924 में ही गांधी जी को सजा से मुक्ति मिल गई, सजा खत्म हो गई गांधी जी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य खराब था। और गांधी जी बाहर आकर के मात्र एक सेशन अटेंड करते हैं, उस सेशन का नाम था बेलगाम सेशन, कांग्रेस का अधिवेशन था। कहा कि ठीक है, ये सब घटना चली रही थी। और इतने में ही, अच्छा, इसी के साथ साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी था एक, फिर उसके पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी था। कहा कि ठीक, ये कंटेम्प्रेरी चल रहे थे, इतिहास का विषय है। कहा ठीक। 1919 से लेकर के 1929 में कार्यकाल पूरा होना था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, उस अधिनियम का, और कहा कि हम इसका करेंगे परीक्षण। और परीक्षण करने के लिए लेकिन ब्रिटेन के अंदर चुनाव होने थे। उस चुनाव से पहले ही भारत के अंदर भेज दिया गया 1919 की 1927 में परीक्षण करने के लिए भेजा क्या? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भेजा, साइमन आयोग। और साइमन से कहा कि जाओ साइमन, देखकर क्या 1919 का अधिनियम जो हमने भेजा है ना, कितना कारगर हुआ और कितना सफल हुआ। साइमन साहब आए 2 साल पहले। अच्छा, एक पेपर में क्वेश्चन देखा था तो उसमें कहा था कि उसमें 1927 ऑप्शन ही नहीं था, तो 1927 में ये ब्रिटेन में गठित हुआ था, और भारत पहुंचा था ये 1928 में। ध्यान रखिएगा। इसने कुछ रिकमेंडेशन दी अपनी, साइमन कमीशन ने। कहा क्या कि ये अबॉलिशन ऑफ डायरकी, द्वैध शासन खत्म करो, और दूसरा क्या खत्म करो? दूसरा बनाओ ऑल इंडिया फेडरेशन। लेकिन इनकी बात मानने वाला कौन था? साइमन कमीशन हो गया था फेल। साइमन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसके अंदर कोई भारतीय नहीं था, नो इंडियन। लीजिए दोस्त, कोई भारतीय नहीं था इनमें। कहा कि ठीक है, और बात भी सही थी, फेल होना भी लाजमी था। क्यों?
क्योंकि हमारे संविधान का निर्माण, भारतीयों के संविधान का निर्माण किया जाएगा विदेशियों के द्वारा। काफी हास्यास्पद बात है भाई। संस्कृति हमारी, सभ्यता हमारी, जानते हम हैं, आप क्यों करेंगे? कम से कम हमारे भारतीय तो हो, एक दो भारतीय तो हो जो ये पहचान पाए। और इसी के एवज में आप देखेंगे शेरे पंजाब, इसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, लाला लाजपत राय वगैरह की हत्या हो गई थी। शेरे पंजाब हमारे लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, और प्रोटेस्ट विद्रोह वगैरह चलते चलते, विद्रोह भी थे साथ ही साथ कुछ विरोध भी थे। दोनों विद्रोह के सेटलमेंट के लिए, इन सब चीजों के सेटलमेंट के लिए ब्रिटिश आए हमारे पास और कहा क्या, हमसे कर लो समझौता, बैठ करके बातें कर लो। और बैठ करके बातें करने के लिए हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 हुई थी दोस्त, सॉरी 1930, 31 एंड 32, 31 है ये। 1930, 31 और 32, 3 हुई हमारे यहाँ पे। कहा क्या कि हमसे समझौता कर लो, बैठ करके बातें कर लो। बातें करने के तौर पे हमने देखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। और राउंड टेबल अच्छा, पेपर में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, तो वो थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि किस सदस्य ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, तो वो थे माननीय अंबेडकर साहब। और दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू, ये 2 सदस्य थे। कहा कि ठीक भाई, इन दोनों ने पार्टिसिपेट करा। और पार्टिसिपेट करने के बाद इसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम निकल के आया क्या, व्हाइट टेबल रिपोर्ट। इसको कोई टेबल भी कहता है और कोई इसको लिखता है व्हाइट पेपर रिपोर्ट भी कहता है। तो आप बेहतर होगा कि व्हाइट पेपर ही लिख लें, सॉरी व्हाइट पेपर रिपोर्ट। और व्हाइट पेपर रिपोर्ट जब निकल करके आई, अब यही संविधान का आधार बन गई। मतलब देखेंगे आगे, 1 मिनट रुकिएगा जरा। इसके पश्चात आप देखेंगे पहली बार संविधान की मांग ब्रिटेन की संसद में जो रखी, वो रखी थी M.N. रॉय ने। मतलब इन्होंने कहा ब्रिटेन की संसद में कि मुझे चाहिए क्या, संविधान, हमें चाहिए संविधान, और संविधान ऐसा होना चाहिए जिसका निर्माण भारतीय करें, भारतीयों द्वारा भारत के लिए संविधान। का ठीक है, पहली बार कहा गया था। अच्छा, कांग्रेस भी थोड़ा सा दिक्कत में थी। कांग्रेस ने कहा कि भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी छोटी है, हमारा अस्तित्व बड़ा है, और ये मांग क्रेडिट लेने कम्युनिस्ट पहुंच गए, स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी है, तो क्यों ना हम भी रखें इस मांग को। कहा कि ठीक है। और कांग्रेस ने भी मांग रखी। कांग्रेस काफी बड़ी पार्टी थी, ब्रिटेन वालों पर असर पड़ना था इस बात का। कहा कि ठीक है। और भारत भेजा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काफी महत्वपूर्ण काम किए गए इसमें। और ये जो अधिनियम था ना दोस्त, ये अधिनियम बनाया गया व्हाइट पेपर रिपोर्ट के आधार पे। 1935 के अधिनियम में काफी महत्वपूर्ण काम किए गए। और महत्वपूर्ण में अंग्रेजों ने अपनी वही तुष्ट नीति, जिसको कहते हैं तुष्टिकरण की नीति, अपीजमेंट पॉलिसी, वो नहीं छोड़ी। कैसे नहीं छोड़ी? कहा कि हम देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज। अच्छा, माइनॉरिटीज पूछा कौन है? एक्सेप्ट हिंदूज, ऑल आर माइनॉरिटीज।
मतलब अब हमने सबको दे दिया अलग से चुनाव का अधिकार, हमने दे दिया मुस्लिम को। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य था भाई जब तक हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों वर्णों में बटे रहेंगे, अलग अलग जेंडर वाइज रहेंगे, तो हम लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे, और एकत्र हो गए तो इनका शासन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। इसलिए क्या करो कि सबको थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप देते रहो, कुछ ना कुछ एक विशेष विशेष चीजें देते रहो। मुस्लिम को दिया, सिख को दिया, अब तो वुमन को भी दे दिया, और SC ST को भी दे दिया, SC ST के साथ साथ दे दिया एंग्लो इंडियन को भी दे दिया, लो क्रिश्चियन वालों को भी दे दिया, जो भारत के क्रिश्चियन थे ना उनको भी दिया, लेबर को भी दिया, मतलब सभी को कहा कि ये सब अल्पसंख्यक है हम इनको देंगे। कहा कि ठीक है आप अल्पसंख्यक का उद्धार करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उद्धार का रूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा आदमी भारत के अंदर आप फूट डाल दें, भारत के अंदर विभाजन के बीज बो दें। कहा कि ठीक है, ये चीजें हुई, एक्सेप्ट हिंदूज ऑल आर माइनॉरिटीज। और दूसरा काम क्या करा, कहा कि भाई ये भारत ना बहुत बड़ा लग रहा है, इसको रेगुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए क्या करा इन्होंने कि भारत से बर्मा को सेपरेट कर दिया। कहा कि ठीक है, और क्या करा, भारत के अंदर स्थापना करी RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका प्रपोजल 1934 में आ गया था, लेकिन स्थापना कब करी इसकी, 1935 के अंदर। और क्या करा, फेडरल कोर्ट बनाए, संघीय न्यायालय। प्रपोजल आया 1935 में और इसकी स्थापना हुई 1937 में, 1937 में। और दोस्त आपको बताऊं वर्ष 1950 में यही कहलाया क्या, भारत का सुप्रीम कोर्ट। और क्या करा, डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। फेडरल लिस्ट बांट दी संघ के विषय, स्टेट लिस्ट बांट दी मतलब प्रोविंस लिस्ट, और क्या करा, कंक्रुएंट लिस्ट बांट दी, ये चीजें बांट दी। कहा कि ठीक है, और जो रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां थी, वो कहती कि वो हम ले लेंगे, मतलब वाइस रॉय के पास थी। ये चीजें हुई, और भी काफी प्रावधान थे। और आपको बताऊं 1935 का अधिनियम, इसी को कहा जाता है एंट्रिम कॉन्स्टिट्यूशन, अंतरिम संविधान। क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण के समय इस अधिनियम ने काफी भूमिका अदा की है, और कुछ उपबंध हमने 1935 के अधिनियम से भी लिए हैं, ध्यान रखिएगा। सॉरी, इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। इसके बाद लक हमारे फेवर में था और छिड़ गया द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 to 45। 1939 से लेकर के 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, और अंग्रेजों को युद्ध फ्रंट पे टक्कर देने वाले 3 शक्तियां थी, और उनका नाम था, एक थे जर्मनी, एक था इटली, और एक था जापान। जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी से थे हिटलर साहब, इटली से थे मुसोलिनी, और जापान से सैन्य कमांडर। ठीक, ये तीनों अंग्रेजों को युद्ध फ्रंट पे कड़ी टक्कर दे रहे थे, और अंग्रेज हार भी रहे थे इस युद्ध में। और अंग्रेज जब हार रहे थे तो अंग्रेजों के सैनिक भी मारे जा रहे थे। अंग्रेजों ने फिर अपनी नीति अपनाई और कहा कि मरने के लिए भारतीय हैं तो सही, क्यों अपने सैनिकों को भेजते हो। कहा कि ठीक है, हमने क्या करा, हमारे पास आए अंग्रेज और हमसे कहा कि यार आप एक काम कीजिए, आप जिस चीज की सिफारिश कर रहे हैं ना, हम वो आपको देंगे, जो आप डोमिनेट स्टेटस मांग रहे हैं हम आपको डोमिनेट स्टेटस देंगे, लेकिन आप हमें वर्ल्ड वॉर 2 में मना कर दो। गांधी जी बोलते यार तुम फिर वैसा ही मत कर देना, हम तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि तुम बार बार ऐसा ही करते हो, आप लोग धोखा दे देते हो। कहा कि नहीं, इस बार नहीं देंगे, और हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे।
कहा पक्का, कहते बिल्कुल पक्का। और अंग्रेजों ने हमारे आगे रखा प्रस्ताव 1940 में। उस प्रस्ताव का नाम था अगस्त ऑफर कि यू इंडियन, आप भारतीय, प्लीज सपोर्ट अस, हमें मदद कर दो। वी आर रेडी, प्लीज सपोर्ट अस इन वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध में, एंड वी आर रेडी टू गिव यू डोमिनियन स्टेटस, हम देने के लिए तैयार हैं आपको क्या, डोमिनियन स्टेटस। हमने सपोर्ट करा। हमने सपोर्ट करा तो इटली के मुसोलिनी साहब के बहुत बुरे हालात थे, हालात मौत के समय बुरे हालात थे। रोम की सड़कों पे मार के उल्टा टांग दिया गया। हिटलर घबरा गया। हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिल करके सुसाइड कर ली। बचा जापान। जापान ने क्या करा, टॉर्पीडो अटैक करे और अमेरिका का एक बेस था उसको उड़ा दिया। अमेरिका के काफी सैनिक मारे गए। अमेरिका आक्रोशित हो गया इस बात पे और कहा क्या कि मैं आपको बताऊंगा। बताओगे क्या? अमेरिका ने बदला लेने की बात कही। और याद करो दोस्त दिन 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डाल दिए। बम डाले, जापान तबाह हो गया। जापान के होन्शु आइलैंड पे पड़ते हैं शहर हिरोशिमा। जापान तबाह हो गया और जापान तबाह होने के पश्चात आप देखेंगे पैसिफिक महाद्वीप में, महासागर में जापान ने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया अपना। कहा कि हम नहीं लड़ सकते 15 अगस्त को, ठीक है। और उस समय जापान के विरुद्ध जो थी ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश आर्मी, उस ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे माउंटबेटन। और इसी के माध्यम से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ तो अंग्रेज आए कि भाई हमने तुमसे वादा किया था, जल्दी अपना वादा पूरा करवा लो हमसे। कहा कि हाँ ठीक है कर दो। 1940 में अगस्त ऑफर था, अगस्त ऑफर दिया हमें। अगस्त ऑफर में कहा था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। और इसी को टू फॉर्मलाइज द अगस्त ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए 1942 में भारत भेजा क्रिप्स मिशन। कहा क्या कि हम भारत भेज रहे हैं अगस्त ऑफर को। अब मत कहना कि हम पलट रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको बात जो आपसे वादा किया है, हम आपको दे रहे हैं क्या, डोमिनियन स्टेटस। क्रिप्स मिशन के माध्यम से कहा यह बात। लेकिन कहता हाँ, कहते लेकिन यह है कि वी आर रेडी टू गिव यू डोमिनियन स्टेटस, दैट इज ओके, बट इंडियन मुस्लिम लीग एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस मस्ट हैव एक्सेप्टेड। दोनों को यह स्वीकार होना चाहिए जो हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। मतलब क्या है, इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों कहें डोमिनियन स्टेटस, अगर एक नहीं मना करा तो हम नहीं देंगे। गांधी जी गए मुस्लिम लीग के पास, मतलब जिन्ना साहब के पास, और जिन्ना साहब से कहा कि भाई डोमिनियन स्टेटस मिल रहा है ले लो। जिन्ना साहब कहते ना, मैं सेपरेट नेशन से किस कम पर नेगोशिएट ही नहीं करूंगा। मतलब जिन्ना साहब ने मांग रख दी पाकिस्तान की। और आपको बता दूं दोस्त जानकारी के लिए, ये जो टर्म पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान टर्म को कॉइन बनाने वाले थे चौधरी रहमत अली खान। ध्यान रखिए, पाकिस्तान का मतलब कोई साफ जगह या पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा, अच्छा सेपरेट नेशन की जो मांग थी वो पहली बार रखी गई थी अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर। पाकिस्तान जो है, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर और आई एस से इंडस वाला क्षेत्र, सिंधु वाला क्षेत्र जो इंडस के पास है, ठीक है ना, आईएससी हो गया। और टीएन से हमें बलूचिस्तान का क्षेत्र चाहिए, तब मिलकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कहा कि ठीक है। रहमत साहब थे, चौधरी रहमत अली। कहा क्या हमें चाहिए सेपरेट नेशन। मुस्लिम लीग ने डिमांड रख दी। अब क्रिप्स साहब बोले, अच्छा क्रिप्स कौन, स्टैफर्ड क्रिप्स साहब बोले कि कांग्रेस, मतलब गांधी जी ये तो मान नहीं रहे, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। गांधी जी कहते हैं यार वो तो ठीक है, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, लेकिन जब आप लोगों को हमसे मदद चाहिए थी वर्ल्ड वॉर 2 में, तब तो आपने कहा नहीं।
कि दोनों को स्वीकार होना चाहिए, नो इफ बट करा, लेकिन अब आप बट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो इसी के प्रभाव में गांधी जी ने क्या करा, लॉन्च करा क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने क्या लॉन्च करा, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगस्त में ही प्रस्ताव आया था ये, अगस्त ऑफर। कहा कि ठीक है। पेपर में दोस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉरी, पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी ने किसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक। चेक दो प्रकार के होते हैं ना, एक पोस्ट डेटेड और एक स्टेलमेट चेक। पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक, ऐसा चेक जो भविष्य में कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा कि ठीक है, और गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्तर काफी बड़ा हो गया था विद्रोह का, और विद्रोह का स्तर बड़ा हुआ और परिस्थितियां हमारे फेवर में हो गई, और फेवर में होने के उपरांत अंग्रेजों के पास वर्ल्ड वॉर 2 तो जीत गए। दरअसल होता क्या है, कुछ बाजियां तो आप जीत जाते हो, लेकिन फिर भी आप उन्हें हार जाते हो। अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 2 तो जीत गए, लेकिन जीतने के साथ साथ अगर आप देखेंगे, अंग्रेजों के पास पूरी जो उनकी कॉलोनियां थी, कॉलोनियों को रेगुलेट करने के लिए धन नहीं बचा था। कॉलोनी को रेगुलेट करने के लिए क्या नहीं बचा दोस्त, धन नहीं बचा था। कहा कि ठीक, अब अंग्रेजों ने क्या करा, जो भी उनकी कॉलोनी थी उनको इंडिपेंडेंस देना शुरू करा। कहा कि ठीक, इंडिपेंडेंस हम देंगे, और इसको, विरोध का स्तर बढ़ाया ना, इसको शांत करने के लिए भारत में 1946 में भेजा गया एक प्लान, उसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आया। एग्जाम में इसके सदस्य पूछे हुए, इसके सदस्य कौन थे, इसके सदस्य थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस पैथिक, एवी अलेक्जेंडर। ठीक, ये 3 सदस्य थे। ये तीनों आए भारत, और उन्होंने कहा क्या कि हम आपको आजादी तो दे देंगे, लेकिन आप अपने देश का शासन चलाएंगे कैसे। कहा कि संविधान से। तो संविधान बनाओ। पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने आपको संवैधानिक सभा बनाने की अनुमति दी थी। वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ओ सॉरी, कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या करा, हमें दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का राइट। कहा कि आप संवैधानिक विकास करो, अपना संविधान का निर्माण करो, एक संवैधानिक सभा बनाओ, और हम देखते हैं कैसा बनता है आपका संविधान, और जब संविधान बन जाए तो हमारे पास एक बार दिखाने आइएगा। कहा कि ठीक, हमने संवैधानिक सभा बनाई। सॉरी यार, बस रुकिएगा जरा, रुकिएगा रुकिएगा सर। हमने संवैधानिक सभा बनाई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 सदस्य थे। राजा महाराजा रजवाड़े खुश थे, और कहा क्या कि अब हम फिर आजाद होंगे, और आजाद होने के बाद हम फिर अपनी राजागिरी चलाएंगे। और गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसा है राजा जी, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये राजा लोग मान नहीं रहे, आप लोग इनके पास जाइए और इनको मना करके लाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गए कि ऐसा है राजा साहब, आपकी राजागिरी अब तो चलेगी नहीं,
कहते क्यों नहीं चलेगी? कहते क्योंकि भारत हो गया आजाद और भारत ने अडॉप्ट करा है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान बन रहा है और आओ अपना अपना सहयोग दो। जो लोग माने उसको संवैधानिक बैठक में, संवैधानिक सभा में बैठने का अवसर दिया, संविधान निर्माण में उनकी भागीदारी रही, और जो नहीं माने उनको सैन्य बल, पुलिस कार्रवाई, विलय पत्र के माध्यम से भारत के अंदर डिसॉल्व करवा लिया, भारत के अंदर मिला लिया उनको, कहा कि ठीक भाई। और पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो 389 सदस्य बैठे। इन 389 सदस्य में से ये संवैधानिक सभा अलग टॉपिक पड़ जाता है दोस्त, ध्यान से गया। लास्ट भारत को संविधान का निर्माण करा और निर्माण करने के उपरांत भारत भेजा गया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसमें कहा गया क्या कि 2 ऑटोनोमस डोमिनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस, 2 स्वायत्त राज्य अस्तित्व में आएंगे। 2 स्वायत्त राज्य कौन से? इंडिया एंड पाक। और आपको जो आजादी है, आजादी दी जाएगी 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, ये जो डे था 15 अगस्त 1947, ये इतना स्पेसिफिक क्यों कर दिया कि 15 को ही देंगे? मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 जब समाप्त हुआ था दोस्त, तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में 15 अगस्त को ही हथियार डाले थे, अपने सरेंडर किया था पैसिफिक द्वीप में, और उसी को पैसिफिक ओशियन में उसी डोमिनियन को बनाने के लिए, और उस समय जापान के समक्ष जो ब्रिटिश सैनिक था, कमांडर था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। उस माउंटबेटन ने अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए 15 अगस्त को ही भारत को आजाद करवाया, ताकि 15 को ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और 15 को ये हुआ, और लिख दिया गया क्या कि नो हिज हर मैजेस्टी। इसके पश्चात, और आपको बता दूं 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, और 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण समाप्त हुआ। जो निर्माण हम कर रहे थे ना, वो पूर्ण हो गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। ठीक, और जो संवैधानिक सभा है वो अलग टॉपिक है दोस्त। इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए यह है कि भारत आजाद हुआ 1947 में और संविधान लागू हुआ 1950 में, इसके बीच का शासन कैसे चला, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी हो आप लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।